वंदे मातरम बच्चों, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्षार किसे कहते हैं। और इससे संबंधित हमने पहले 3 प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं और 3 प्रश्नों को जो भी जितने भी प्रश्न थे और उनके उत्तर थे, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है इसमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमने पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है और ये वाला जो हमारा है पार्ट 8, इस पार्ट 8 में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्षार किसे कहते हैं। तो अब हमें दो टर्म्स को समझना जरूरी है। पहले देखें, हम एक शब्द आता है हमारे सामने क्षारक। इस बुक में इस शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है। क्षारक का एक शब्द आता है हमारे सामने क्षार। देखिए, आप क्षारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, क्षार को हम बोलते हैं एल्कली। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, देखना आप, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्षारक हैं, बेस है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्षारक, ये सारे के सारे क्षारकों में कुछ जल में घुलते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते हैं। अब जो जो जल में घुलते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। देखिए कौन कौन से जल में घुलेंगे। एक तो देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलेगा, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलेगा, ये वाला जल में नहीं घुलेगा। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड, ये भी जल में नहीं घुलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी जल में नहीं घुलेगा। तो वे क्षारक जो जल में घुलते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं, उनको क्षार कहते हैं। अब बताइए इनमें से क्षार कौन कौन से हैं। क्षार छांटिए एक बार, तो हम छांट लेते हैं। तो देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षार है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये एक एंटासिड्स है। अब बेसिकली बात समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि इनमें तो जल में घुलते भी हैं, जल में क्षारक जो हैं वो जल में घुल भी जाते हैं, जल में नहीं भी घुलते हैं। लेकिन जो क्षार है वो 100% जल में विलयनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं और जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन, या इसको के दूसरा नाम है हाइड्रोक्सिल आयन, देते हैं। अब जो जितने भी क्षारक हैं ये क्या काम करेंगे, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो जल में घुलेगा वो तो हाइड्रोक्सिल आयन तो देगा ही देगा। मान लो कुछ ऐसे भी हैं जो जल में नहीं घुल रहे हैं, तो वो क्या काम करेंगे, वो सब प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ग्रहण करके अपनी क्षारकता का गुण दिखाएंगे। या दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके, कैसे भी करके, ये 3 तरीके से अपनी क्षारकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर जो देखो जल में घुलनशील है वो तो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देगा, जो जल में घुलनशील नहीं है उनके पास और भी तरीके होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन को ग्रहण करके अपनी क्षारकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके अपनी क्षारकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो क्षार है वो एब्सोल्युटली जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो बड़ा सिंपल सा एक ही प्रश्न हमारी बुक में है, वह है क्षार किसे कहते हैं। तो बच्चों बड़े सिंपल सा उत्तर दे देना कि
वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार के उदाहरण बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। थैंक यू बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो ये प्रश्न है कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसको मिला रहे हैं? अम्ल को जल में मिलाएं और क्षार को जल में मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात, आपको एक दो तीन चीज़ें बड़ी धीरज से हम इस चीज़ को समझते हैं, जल्दबाजी नहीं है और शांति से। एक्चुअली क्या होता है कि एक आपके पास अम्ल है, देखिए आप बड़े, एक अम्ल है, इस अम्ल में यहाँ पर भरा हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ, और दूसरे में इसमें है बीकर। अब बताइए, बीकर में है जल। अब आप क्या काम करेंगे? पानी को इसमें डालेंगे क्या? अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर गलती से भी पानी डाल दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरुजी सही तरीका क्या है? बिल्कुल इसका सही तरीका ये होता है कि कभी भी जो कंसंट्रेट एसिड होता है, सांद्र अम्ल होता है, उसमें पानी नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यह अभिक्रिया कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और भयंकर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगर गड़बड़ से भी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ का जितना भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी कि यहाँ का जो माल मसाला, जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा पड़ा है, ये यहाँ से निकल करके फक लगा से ऊपर निकल जाएगा। और इतना अगर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में डल गया तो ये जो कांच का बर्तन, ये कांच का जो फ्लास्क है, ये भी फट सकता है बड़ा। और जो इसके जो एसिड के बूंदे हैं ना, छींटे, हमारी बॉडीज़ पर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हमारे चेहरे पर कई जगह पड़ सकते हैं। और हमारे, अब आप जानते हैं एसिड का मतलब तेजाब होता है, और करेसिव इन नेचर, स्किन पर फफोले छाल, पूरी की पूरी स्किन ही गल जाएगी, खत्म ही है मान लो। और जहाँ कपड़े पे पड़ गया ना तो कपड़ा ही खत्म है वहाँ से, और कपड़े के साथ साथ स्किन भी खत्म है। तो बहुत सावधानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक बार की बात है कि मैं आपको लेबोरेटरीज की बात बता रहा हूँ, मेरे सामने की घटना थी। वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ABCD पता थी नहीं, कोनिकल फ्लास्क में वो रखा, उन्होंने ऊपर से पानी डाला, नीचे से यहाँ से माल मसाला, थोड़ी देर में गुड 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 गुड, और इतना ज्यादा स्पीड में निकला वो मटेरियल, जो ऊपर व्हाइट कलर की छत थी, व्हाइट कलर की छत पर पूरी तरफ फैल गया। और सल्फ्यूरिक एसिड ही था वो, सल्फ्यूरिक एसिड काला काला होता, पूरी दीवार काली हो गई। वो तो भाई साहब बाल बाल बचे, जो ऊपर से जितनी देर में जो सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी लेबोरेटरीज में काम कर रहे थे ना, सब दूर हो गए। अदरवाइज ऊपर से टपक टपक भी थोड़ा पड़ता ना, हालत खराब हो जाती। तो ध्यान रखना इस चीज को कि कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता। तो करना क्या होता है? उल्टा करना होता है। भाई आपको देख लेना है, पहले हिसाब लगा लो, हिसाब किताब पहले ही लग जाता है कि भाई 5 भाग पानी लेना है और 1 भाग हम लोग अम्ल लेना है। तो 5 भाग पानी पहले ही भर लो इसमें, और इसमें नाप के आप जितना आपको एसिड लाना है उतना एसिड भर लो। ले लिया हमने 1 भाग, तो ये ले लिया, और 5 भाग हमने ये ले लिया। अब इसको क्या काम करते हैं, यहां पर एक कांच की पट्टी है, कांच की रोड है, ठीक है, इसके किनारे से इसको धीरे धीरे डालते हैं। तो ये इससे लुढ़कता हुआ धीरे 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 यहां पर जाता है, और इसको एक कांच की रोड से लगातार हिलाते भी रहते हैं ताकि ये मिलता रहे। और एकदम भयानक ऊष्मा से भी बिक्रिया नहीं, और धीरे धीरे निकल भी रही है ऊष्मा, तो धीरे धीरे ऊष्मा निकलती भी रहती है। तो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, बड़ी सावधानी के साथ रखना पड़ता है। ऐसे ही हम बेस के साथ की बात करते हैं कि यदि मान लो किसी भी क्षारक को, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर पानी में, ये जल है, जल में यदि हम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कि हम इसमें ये डालते हैं, प्लेटें डालते हैं, तो अब हमने देखा था कि ये जल कैसा हो गया था, ये जो बीकर का पेंदा वो ये भी काफी गर्म हो गया था। तो यहां पर भी यही प्रोसेस ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी आप यहां पर डले रखे हुए, मान लो इसमें
इसमें आपने भर लिया, ले लिया 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेकर के कास्टिक सोडा लेकर के इसमें अब आप ऊपर से पानी डालोगे तो एक्सोथर्मिक बहुत भयंकर तरीके से ऊष्मा बाहर निकलेगी और ये इसके तड़े तुमड़े सारे उड़ा जाएंगे, ये इधर उधर फटफटा जाएंगे और ये सारे उछलने लग जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखा जाता है कि हमेशा जल में अम्ल डाला जाएगा, जल में क्षार डाला जाएगा, क्या? पतला करने के लिए, तनु करने के लिए। तो अगला मेरा प्रश्न आता है, तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण समझ में आ गया होगा। अम्ल और क्षार को जल में मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाते समय अम्ल और क्षार की जल को जब जल में मिलाया जाता है तो ये एक प्रकार की एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यदि गलती से भी हम अम्ल में जल मिला देंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण यह विस्फोटित हो सकता है, अस्फटित हो सकता है और उछल करके बाहर आ सकता है और जिस पात्र में रखा हुआ पात्र फट सकता है और उसके जो भी एसिड वगैरह निकलेगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके चेहरों पर, कपड़े पर, कहीं पर भी पड़ सकता है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है, हमेशा पानी में अम्ल डाला जाता है, ये तनुकरण करने के लिए। अगला मेरा प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर भी लिखा हुआ है, तनुकरण जल में अम्ल या क्षार, जल में मिला रहे हैं, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, तो ठीक है, जल में अम्ल मिलाओगे तो क्या होगा? ये जल है, जल में अम्ल मिलाओगे तो क्या होगा? कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोजन आयन बनेगा। और जल में यदि क्षार मिलाओगे तो कौन सा आयन मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। अब सांद्रता का मतलब आपको समझा देता हूं कि देखना, पहले यहां पर हाइड्रोजन आयन, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन, ये लो साहब, हाइड्रोजन आयन बहुत सारे, ये लो हाइड्रोजन आयन सारे, सबके एक्वस भी लगा दो सबके, ये यहां पर सांद्रता ज्यादा है। ये इकाई आयतन है, बिल्कुल इकाई आयतन में इतने सारे भरे पड़े हैं साहब हाइड्रोजन आयन, ये भी लो। इकाई आयतन में इनकी सांद्रता देखो खतरनाक भरे पड़े हैं। अब सेकंड, ये का ये बिल्कुल इकाई आयतन में, यहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है, तो इसका मतलब ये पतला हो गया। यहां हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। इकाई आयतन में जब आयनों की सांद्रता, आयन कौन कौन से हो सकते हैं? आयन दो, ये भी हो सकता है अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो, ये क्षार की बात करेंगे तो, ये जब इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या फिर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कम हो जाए तो उसे हम तनुकरण कहते हैं, पतला करना कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो, बस अंतर यही है कि दूध के पतले करने में और अम्ल के पतले करने में अंतर यह है कि दूध में तो पानी मिलाते हैं, लेकिन अम्ल को पतला करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? पानी में अम्ल मिलाते हैं। तो बच्चों, जिसने पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।